नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम जो है आपको एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो जितने क्वेश्चन हो गए थे उसके आगे बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम एमंग द डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स लिस्टेड दैट कॉज एयर पॉल्यूशन आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इसमें आपको सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स को डिफाइन करना है, कौन सा है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो आइए देखते हैं कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट और प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की बात करें अगर, तो इसमें आपके आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड होते हैं वो, और सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जितने होते हैं। ठीक है, और H2S। ठीक है, ये आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और H2S। ठीक है, अगर आपकी वही सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स, तो आपको क्या आएगा उसमें से H2SO4 और आपका ओजोन हो गया, आपका पैन हो गया। ठीक है, ये तीनों आपके होते हैं सेकेंडरी में। तो आपके ऑप्शन देखिए, पहला है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपका प्राइमरी चला जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी चला जाएगा। H2SO4 दिया थर्ड ऑप्शन, तो कौन सा सही होगा आपका? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, इन चेन सर्वेइंग वर्क of a traverse it is necessary to apply the correction due to sag for the tape. The correction is, आपने sag correction सुना होगा, सर्वे आप पढ़ रहे हैं इस समय, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, उसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो sag correction की बात करते हैं हम। sag correction क्या होता है? sag correction, मान लीजिए आप चेन या टेप से सर्वे कर रहे हैं, तो एक किनारा कोई पकड़ेगा, एक किनारा कोई पकड़ेगा, तो बीच में क्या होता है, आपके चेन या टेप में सैग आ जाता है। सैग आ जाता है मतलब आपकी मान लीजिए 20 मीटर की चेन या टेप है। ठीक है, 20 मीटर की है, आप दोनों किनारे पकड़े हैं, तो क्या होगा कि बीच में सैग है। सैग है तो आप देखेंगे कि 20 मीटर दूरी तक आप नहीं फैले हैं, उससे कम ही दूरी पर हैं। मतलब आपकी जो दूरी है तो कम दूरी को ज्यादा बताएगी। ठीक है, आपकी 20, मान लीजिए यहाँ पर एक्चुअल में आप ग्राउंड में 20 मीटर पर दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहां है A, एक दूसरा पॉइंट है आपका B, इनके बीच की दूरी 20 मीटर है, आपने एक्यूरेटली माप लिया। अब क्या किया, आप टेप लाए, 20 मीटर का टेप लाए, आप लगाए, जब यहां दो जगह पकड़े तो क्या हुआ, ऐसे झोल हो गया इसमें। ठीक है, सैग हो गया, तो ये आपको यहां से यहां तक ही 20 मीटर बता दे रहा है। एक्चुअल में आपका 20 से कम होगा, मान लीजिए 18 मीटर को ये 20 मीटर बता दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कम दूरी को ज्यादा बता रहा है, कम दूरी को ज्यादा बता रहा है। तो आपको जो आपकी एरर आ रही है वो आपकी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। देखिए ना, आपको कम दूरी को ज्यादा बता रहा है तो पॉजिटिव एरर हुई ना, तो करेक्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यही आपसे पूछा है कि जो सैग के कारण करेक्शन होता है वो कैसा होता है, ऑलवेज निगेटिव, हमेशा निगेटिव होगा। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेशन टू वेरिएशन ऑफ बिल्डिंग, वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग के बारे में पूछा है। ठीक है, तो पिछले जो हमने कराया था क्वेश्चन, उसमें वैल्यूएशन के बारे में बताया था कि जो प्रॉपर्टी है आपकी, उसकी वर्तमान में मार्केट वैल्यू क्या है। वर्तमान, आप मान लीजिए 100 साल पहले बनी प्रॉपर्टी, 10 साल पहले बनी प्रॉपर्टी, उस समय उसकी वैल्यू कुछ और रही होगी, लेकिन इस समय आपकी वर्तमान में क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि वैल्यूएशन पे ऑप्शन पहला क्या है कि वैल्यूएशन इज डन आइदर फॉर बाइंग और सेलिंग द प्रॉपर्टी। आप अपने घर का या अपने किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराएंगे तो किस लिए, या तो आपको बेचना होगा या तो उसका आपको किराया निर्धारित करना होगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं। और फिर से तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी B1 आपका सही है, B1 सही है। फिर क्या है, बाय कंडक्टिंग वैल्यूएशन फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, फ्यूचर की नहीं, आप जो है प्रेजेंट की ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन B2 आपका गलत हो जाएगा। वैल्यूएशन से आपका क्या होगा, प्रेजेंट की वैल्यू का पता करते हैं। ठीक, वैल्यूएशन इज डन फॉर रेंट फिक्सेशन और मॉर्टगेजिंग। ठीक है, अभी हमने बताया रेंट आपको निर्धारित करना है, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। मॉर्टगेज क्या होता है आपका,
पट्टा आप जानते होंगे, वही चीज होता है मॉर्टगेज। ठीक है, आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी पट्टे पे देना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उस समय आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना कि इस समय एक्चुअल में क्या प्रॉपर्टी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन में देखिए, इसमें पूछा क्या है आपका, पहले देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द वैल्यूएशन ऑफ अ बिल्डिंग इज फॉल्स। यानी पहला आपका सही है, दूसरा आपका सही है, तो गलत कौन सा है? तीसरा आपका जो है सही है, तो गलत कौन सा है? दूसरा। तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या होगा? तीसरा, थर्ड। मतलब आपका फॉल्स पूछा है तो थर्ड, B2 आपका गलत है। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है एक ब्रिक का शेप बना हुआ है, इसको बताना है कि किस कौन सी ब्रिक है आपकी। ठीक है, तो जो आपकी ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसे क्या कट कर दिया गया, ये ऐसे ऐसे। ठीक, ये कुछ आपका शेप बना हुआ है, तो इस ब्रिक को आप क्या कहते हैं? कैंट ब्रिक, कैंट ब्रिक कहते हैं। ठीक है, और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर आपको पता है, ब्रिक मान लीजिए आपकी ब्रिक है, आधे पर से काट देंगे, आधा आपका डॉटेड कर दीजिए, निकाल देंगे, तो आपकी ये क्वीन क्लोजर हो जाएगी। किंग क्लोजर में क्या होता है? ब्रिक है आपका, ठीक, यहां से आप काट दीजिए आधा, तो क्या हो जाएगा आपका? आधा पोर्शन बचेगा, वो क्या कहलाएगा? किंग क्लोजर। बुलनोज ब्रिक क्या आपको फिगर दिख रहा होगा? जो ब्रिक होता है आपका, ये ब्रिक है, इसके किनारे को आप राउंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बुलनोज कहलाएगा। दोनों किनारों को आप क्या करेंगे? अगर राउंड कर देंगे तो डबल बुलनोज कहलाएगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? सर्कुलर, आप मान लीजिए कॉलम बना रहे हैं तो वहां पे कर देंगे। ठीक है, ड्रेन्स वगैरह में कर सकते हैं इसका यूज। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स एग्रीगेट्स यूज्ड इन वाटर बाउंड मैकडम फॉर बेस कोर्स। आपको पता होगा कि जो एब्रेशन टेस्ट किया जाता है उसमें अगर आप बेस कोर्स की बात करें तो एब्रेशन वैल्यू आपकी 35% आनी चाहिए। ठीक है, 35% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो क्या है आपका, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो आप देखिए तीसरे ऑप्शन में देखिए 0 से 40% आपका दिया है, तो वही 35% से कम होना चाहिए, तो यही आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए टेस्ट फैसिलिटी सेटअप कॉस्ट 10 लाख एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। मतलब इंस्टॉलेशन के समय जो उसका कॉस्ट था वो कितना था? 10 लाख रुपए थे। ठीक है, कितना था? 10 लाख रुपए। अब क्या हुआ है, स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी है? एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल टाइम। यूजफुल टाइम इसका 10 साल दिया है, 10 ईयर्स। तो आपका उस समय आपका क्या है? स्क्रैप वैल्यू 50,000 रुपए। ठीक है, तो पूछा क्या है कि 5 साल के एंड में, 5 साल के एंड में आपकी जो बुक वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बुक वैल्यू। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से इसका डिप्रिसिएशन याद करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? D बराबर C माइनस V बाई N। ठीक है, तो ये यूजफुल लाइफ का ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, प्रति ईयर के हिसाब से। ठीक है, प्रति ईयर कितना इसका डिप्रिसिएशन होगा? तो क्या हो जाएगा? 10 लाख माइनस 50,000 बटे n आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ इसकी यूजफुल लाइफ? कितना हो जाएगा आंसर इसका? 95,000 रुपए। आप देखेंगे तो ये प्रति ईयर में आएगा। ठीक है, क्योंकि 10 से भाग दे रहा है। अब क्या करेंगे कि 5 साल के लिए आप डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। फॉर 5 ईयर की बात करें, क्योंकि जो आपको ज्ञात करना है 5 ईयर के पश्चात बुक वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 5 ईयर के लिए आप ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 95,000 इंटू 5, तो आपका डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? आपका 4,75,000। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू आप निकाल लेंगे, जो आपका कॉस्ट है माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख माइनस 4,75,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5,25,000।
ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ द ऑब्जर्व्ड फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन, लाइन की फोर बियरिंग दी है और बैक बियरिंग याद करना है आपको, सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको भी। फोर बियरिंग दी है, बैक बियरिंग आपको याद करना है, क्या होता है फोर बियरिंग प्लस बैक बियरिंग आपको कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। फोर बियरिंग आपका दिया है 202 डिग्री 30 मिनट, आपको पता है फोर बियरिंग प्लस माइनस बैक बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री। फोर बियरिंग दिया है आपका 202 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस यूज होगा, बैक बियरिंग इक्वल टू 180 डिग्री, तो बैक बियरिंग आपकी क्या आ जाएगी 202 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, कितना आ जाएगा बैक बियरिंग, निकालिए आप 30 मिनट 2 डिग्री 22 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आपका, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर फॉर रिइंफोर्सिंग बार टू मीट द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। फुटिंग के लिए हमने आपको बताया था, जो फुटिंग होती है उसके लिए आप मिनिमम कवर रखते हैं 50 mm, वहीं अगर कॉलम की बात करें तो रखते हैं 40 mm, लेकिन अगर कॉलम की साइज 200 mm से कम है या 200 mm है और बार जो है 12 mm तक है तो क्या हो जाएगा 25 mm यहाँ पे होगा, ठीक, इसको आप नोट करिएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, दस इन्फ्लुएंस ऑफ aggregate in strength and workability of concrete are given below in statement S1, S2, S3 and S4. Which of the statement are correct? चार स्टेटमेंट दिए हैं आपको एग्रीगेट के बारे में, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है राउंडेड एग्रीगेट प्रोड्यूसेस कंक्रीट विथ हाई वर्केबिलिटी एंड लो स्ट्रेंथ। आपको पता है कि जो राउंडेड एग्रीगेट होता है वो आपको वर्केबिलिटी सबसे ज्यादा देता है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है इसमें, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, S1 आपका क्या हो गया, सही हो जाएगा। सेकंड क्या है, एंगुलर एग्रीगेट प्रोड्यूसेस कंक्रीट विद हाई वर्केबिलिटी एंड लो स्ट्रेंथ। एंगुलर एग्रीगेट जो होता है आपका S2 के बारे में देखिए तो एंगुलर एग्रीगेट आपको वर्केबिलिटी ज्यादा नहीं देता लेकिन स्ट्रेंथ हाई देता है, तो ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन तो आपका यही गलत हो गया। क्या है, राउंडेड एग्रीगेट प्रोड्यूसेस कंक्रीट विथ लो वर्केबिलिटी, देखिए यहाँ पे गलत हो गया S3, वर्केबिलिटी राउंडेड की ज्यादा होती है, ठीक। फोर्थ क्या है, एंगुलर एग्रीगेट प्रोड्यूसेस कंक्रीट विथ लो वर्केबिलिटी एंड हाई स्ट्रेंथ, जो हमने अभी बात की S2 के समय। तो क्या हो जाएगा, S1 और S4 से हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट पूछा है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, जो न्यू होता है आपका, न्यू से इसको डिनोट करते हैं, वो म्यू बाई रो, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। इसकी जो यूनिट होती है SI में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है, और अगर CGS में बात करें तो इसको स्टोक्स कहते हैं, स्टोक्स इसकी यूनिट होती है, ये होती है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है ये स्टोक्स, लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। Which of the following not an advantage of using composite cement lime mortar over cement mortar? जब आप जो है सीमेंट मोटार के स्थान पर अगर कंपोजिट सीमेंट और लाइम मोटार का यूज करते हैं तो कौन सा इसमें से एडवांटेज नहीं होगा। हाई वाटर रिटेंशन, देखिए जब आप जो है यूज करते हैं सीमेंट और लाइम दोनों का मोटार, उसे गेज मोटार कहते हैं, ठीक है, जिसमें सीमेंट और लाइम दोनों होता है, उसे कौन सा मोटार कहते हैं, गेज्ड मोटार। ये क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार। गेज्ड मोटार क्या होता है, जिसमें सीमेंट प्लस लाइम दोनों होती हैं, तो उन्हें गेज्ड मोटार कहते हैं, ठीक है। तो जब गेज मोटार प्रयोग किया जाता है वहां पे आपका जो वाटर रिटेंशन होता है वो बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, श्रिंकेज आपका जो है ड्राई होने पे लो होता है, हाई ड्राइंग श्रिंकेज नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सॉइल सैंपल टेकिंग फ्रॉम द फील्ड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी। सॉइल सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.5 और क्या दिया है, वाइड रेशियो 0.75 दिया है, 0.75।
तो वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर फुली सेचुरेट, जब आपका सॉइल सेचुरेशन मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाए तो वहां पे वो वाटर कंटेंट क्या होगा, तो आपको पता होगा क्या होता है, E बराबर ओमेगा जी अपॉन एस, ये आपका फॉर्मूला होता है। E का मान दिया है 0.75 और आपका ये वाटर कंटेंट ज्ञात करना है कब, जब आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो। तो निकालिए यहां से कितना आ जाएगा 0.75 अपॉन 2.5, 0.3 यानी 30%, 0.3 यानी 30% आपका होगा जब क्या वाटर कंटेंट, तो आपकी सॉइल क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम ऑफ साइज, इतना जो है साइज आपको कॉलम की दिया है 400 mm इंटू 400 mm, ठीक। क्या पूछा है, जो हैविंग अ डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, बार का डाया दिया है, आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल बार है उनका डाया दिया है 20 mm। तो पिच पूछा है, लेटरल टाइज की पिच, लेटरल टाइज की पिच पूछा है आपको। तो पिच क्या होता है, जो लेटरल टाइज होती है उनकी पिच देखिए किन में से, मिनिमम ऑफ देखिए कितने होते हैं। सबसे पहले आपके जो कॉलम है उसका मिनिमम साइड, ठीक है, मिनिमम विड्थ ऑफ साइज, कॉलम की जो साइज है उनमें से मिनिमम साइज बी या डी जो छोटा हो, तो 400 mm हो गया, ठीक है, दोनों सेम है। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा 12 फाई ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, तो 12 ना 16 फाई, 16 फाई ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, तो 16 गुणे 20 करेंगे कितना हो जाएगा 320 mm। थर्ड आपका क्या है 24 फाई ऑफ क्या लेटरल टाइज की, लेटरल टाइज मतलब टाइज की बात करें, जो आपकी टाइज का डायमीटर उसका 24 गुना, तो आपको दिया नहीं है। फोर्थ होता है 300 mm, तो इनमें से जो मिनिमम हो वही लिया जाएगा। तो मिनिमम आपका क्या है 300 mm मिनिमम है, तो यही आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिटिंग डेप्थ आपकी याद करना है न्यूट्रल एक्सिस की। लिमिटिंग की बात आ गई तो आपका कहां चला गया, लिमिट स्टेट मेथड में। लिमिट स्टेट मेथड में आपने ज्ञात किया होगा, तो लिमिटिंग डेप्थ जो है किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा ग्रेड है। तो आप जानते हैं Fe250 के लिए लिमिटिंग डेप्थ कितना होता है, Fe250 के लिए कितना होता है 0.53D, Fe415 के लिए कितना होता है 0.48D, और Fe500 के लिए कितना होता है 0.46D। तो पूछा किसके लिए, आपका 500 के लिए पूछा है, और जो डेप्थ है आपकी डी दिया है, आपका कैपिटल डी दिया है 550 mm, ठीक है, और इफेक्टिव कवर दिया है 50 mm, तो घटा देंगे तो इफेक्टिव डेप्थ आपकी आ जाएगी कितना 500 mm। तो Fe500 के लिए जो आपका क्या हो जाएगा लिमिटिंग डेप्थ, मतलब एक्सयू लिमिटिंग आप कह सकते हैं, क्या हो जाएगा 0.46 इंटू 500, करिए कितना आएगा 0.46 इंटू 500, 230 mm, 230 mm आपका कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्ड टिम्बर कॉज्ड बाय फंगल अटैक इज नोन एज। अगर आपकी कोई टिम्बर है वो फंगल अटैक के कारण डिकम्पोज हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे ड्राई रॉट। फंगल इफेक्ट के कारण अगर इफेक्ट हो रही है तो ड्राई रॉट। इसमें कुछ ऑप्शन दिया है, एक दिया है फॉक्सिनस। फॉक्सिनस क्या होता है, ओवर मेच्योर के कारण जो होता है डिस्कलर हो जाता है, ठीक है, फॉक्सिनस आपका दिया पहला ऑप्शन। फॉक्सिनस क्या होता है, अगर ओवर मेच्योर कंडीशन आ रही है उसके समय तो क्या हो जाएगा डिस्कलरेशन हो जाता है। अपसेट क्या है, तेज हवा के कारण जो होते हैं आपके रेसे जो होते हैं वो अपसेट हो जाते हैं, वो चीज होता है। बेट रॉट क्या होता है, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग के कारण जब डीके हो जाता है टिम्बर का तो उसे आप बेट रॉट कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जो शिशुओं में पाया जाने वाला ब्लू बेबी रोग पानी में किसकी अधिकता के कारण होता है, तो जो ब्लू बेबी डिसीज होता है आपका वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। अगर नाइट्रेट की कमी हो जाए अधिकता से आपका क्या हो जाएगा, अधिकता से ब्लू बेबी डिसीज। लेकिन अगर यही कमी हो जाए, कमी से क्या हो जाएगा दांतों में धब्बे पड़ जाएंगे, ठीक है, नाइट्रेट की कमी से। इसकी वैल्यू जो होती है 45 मिलीग्राम पर लीटर से होनी चाहिए, 45 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
अब बात करते हैं स्मार्ट स्टेशन क्या होता है। स्मार्ट स्टेशन एक टोटल स्टेशन होता है जिसमें जो है जीपीएस सिस्टम लगे जाते हैं, इंटीग्रेटेड जीपीएस सिस्टम। कौन सा? थर्ड ऑप्शन सही होगा। स्मार्ट स्टेशन जो होता है उसमें इंटीग्रेटेड जीपीएस सिस्टम लगाए जाते हैं, ठीक, तो उसे आप स्मार्ट स्टेशन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका ट्रेपीजॉइडल सेक्शन दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात करना है कि लाइनिंग करनी है अगर तो कितने सरफेस एरिया पर हमको लाइनिंग करनी पड़ेगी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका एक ट्रेपीजॉइडल सेक्शन है जिसका स्लोप दिया है, साइड स्लोप z=1 दिया हुआ है, साइड स्लोप आपका दिया है z=1। ये आपका हो गया ट्रेपीजॉइडल सेक्शन, z=1 हो गया तो z इंटू डी हो जाएगा। ये आपका d दिया हुआ है, d ही दिया है ना, चलिए हाँ, और ये आपका b दिया है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, z इंटू डी। आपको ज्ञात करना है कि लाइनिंग, तो लाइनिंग आप कहां कहां करेंगे, इतने लंबाई में लाइनिंग करेंगे, इतने लंबाई में करेंगे, इतने लंबाई में, तो ये तीनों लंबाई जोड़ लीजिए, ठीक है, या फिर तीनों का एरिया निकाल लीजिए। कितने लेंथ के लिए पूछा है, एल आपका कितना दिया है, लेंथ आपका एल दिया है, एल लंबाई में लाइनिंग करनी है तो कितना मटेरियल, कितना सरफेस एरिया पे लाइनिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, लंबाई निकालते हैं सबकी। तो ये तो आपकी बी लेंथ दी ही है, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये आपका डी है, तो इसकी लेंथ आपकी हो जाएगी, इसको मान लीजिए एक्स आप मान लेते हैं एक्स, ठीक है, तो एक्स की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी डी स्क्वायर प्लस जेड डी स्क्वायर अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा, डी बाहर हो जाएगा आपका 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इसका एरिया ज्ञात कर ले हैं, A1 आप ज्ञात कर लीजिए, ये सरफेस एरिया कितना होगा लंबाई में, तो क्या हो जाएगा डी अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू एल, ठीक, इंटू एल हो जाएगा A1, A2 यही हो जाएगा इधर का एरिया d प्लस 1 डी अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू एल, और इस जो बॉटम है इसका जो है लंबाई तक एरिया क्या हो जाएगा A3 b इंटू एल। तीनों को जोड़ लीजिए आप, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2d प्लस 2d अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर प्लस b इंटू एल। तो इसमें देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है while using a theodolite how to change the reading on the horizontal circle while measuring the horizontal angle। जब आप theodolite से horizontal angle मेजर करते हैं तो आप सबसे पहले 0 पे सेट करते हैं उसकी रीडिंग। मान लीजिए यहां से यहां के बीच में याद करना है, एक पॉइंट आपका, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनके बीच यहाँ पे आपकी थियोडोलाइट है, इनके बीच का आपको हॉरिजॉन्टल एंगल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, आप थियोडोलाइट सेट करेंगे, इसको फोकस करेंगे, यहाँ पे रीडिंग 0 पर सेट करेंगे, ठीक है, 0 सेट कर देंगे। अब क्या करेंगे कि लोअर क्लैंप को टाइट कर देंगे, लोअर क्लैंप को टाइट कर देंगे, अपर क्लैंप को ढीला कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी मेन स्केल जो है रुकी रहेगी और अपर जो लोअर स्केल है आपकी रुकी रहेगी, अपर स्केल उस पर मूव करेगी, तब यहां पे पहुंचेंगे, फिर इसको फोकस करेंगे, फिर रीडिंग ले लेंगे आप, तो जो एंगल आएगा वही आपका हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन देखिए आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, अपर क्लैंप इज लूजेंड एंड लोअर क्लैंप इज टाइटेंड, यही हमने आपको बताया। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वैल्यूएशन आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज नॉट यूज्ड फॉर असेसिंग द रेंटेबल वैल्यू। जो वैल्यूएशन होता है उसमें रेंटेबल वैल्यू ज्ञात करने के लिए प्रॉपर्टी की कौन सा मेथड इसमें से नहीं होगा। देखिए आपका जो हमने बताया था कल एमोर्टाइजेशन मेथड, इसमें क्या होता है कि ऋण को जो है धीरे धीरे पैसा देकर भुगतान किया जाता है, ठीक है, तो वो चीज एमोर्टाइजेशन आपका ऋण से संबंधित है, रेंट से संबंधित नहीं है। तो आपका कौन सा थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आप देख लीजिए। और अगला ऑप्शन क्या है, आप क्वेश्चन क्या है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन एग्जांपल। आप सबसे पहले बात करते हैं एक्टिवेटेड स्लज की। तो एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, ये आपका प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो होता है आपका, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक का क्या होता है, इफ्लुएंट होता है, ठीक है। ये जो आपका एक्टिवेटेड स्लज होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक का जो है इफ्लुएंट होता है। तो इसमें पूछा क्या है कि, और ये जो होता है एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर का होता है, ठीक है,
एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर का होता है, जब आप पीएचई पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको आपको समझाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, क्या होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक का जो है फ्लुएंट होता है आपका क्या एक्टिवेटेड स्लज, और इसको कहते हैं एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर का होता है। तो ऑप्शन आप इसमें देख लीजिए कि कौन सा एग्जांपल है। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, यही लिखा है एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, वही चीज एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर। तो फोर्थ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्ट्रेंथ आर। जो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें उसकी स्ट्रेंथ के लिए कौन सा कंपोनेंट जो होता है जो मेजरली, अगर आप स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा जो होता है C3S इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेंथ के लिए, ये आपके 28 दिन की स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है C2S, ये आपके क्या होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो C3A होता है आपका, ये आपका कह सकते हैं सेटिंग टाइम के लिए, सेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ में इसका कोई रोल नहीं होता है। और जो एक C4AF होता है वो आपको अननेसेसरी कह सकते हैं आप, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, स्ट्रेंथ के लिए आपका यही दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका जो है था, तो इसमें क्या था, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्या है, एक गेज प्रेशर फिटेड ऑन अ साइड ऑफ टैंक, एक आपका टैंक था, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड भरी थी, ठीक है। इसमें गेज प्रेशर नापा गया 10 मीटर और 5 मीटर पर। मान लीजिए 10 मीटर गहराई यहां तक है, 5 मीटर गहराई यहां तक है। यहां पर इन्होंने दिया है 50 किलो पास्कल और 100 किलो पास्कल। आप हमको ये बताइए कि जब आप किसी द्रव में गहराई पर जाते हैं तो उसके साथ आपका जो है देखिए ना, P बराबर होता है ρgh, यानी P आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है, यानी अब आप H जितना गहराई तक जाएंगे उसका मान, प्रेशर का मान आपका इंक्रीज करता जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि 50 किलो पास्कल आपका कहां पे होगा, इसने उल्टा डेटा दिया हुआ था क्वेश्चन में, आप देखिए इसमें उल्टा डेटा जो है 10 मीटर के सामने 50 किलो पास्कल दिया है, लेकिन देखिए आप 50 किलो पास्कल क्या होगा 5 मीटर के सामने, ठीक है। तो आपको पूछा क्या है कि लिक्विड की डेंसिटी, तो आप लगा दीजिए ρgh बराबर कितना, आप 50 kPa कर दीजिए, 50 किलो पास्कल 5 मीटर वाले निकालिए, तो रो जी का मान इसने 10 दिया है, एच का मान आप 50 मीटर रख दीजिए, 5 मीटर रख दीजिए और 50,000 पास्कल, ठीक है। तो रो आपका क्या आ जाएगा, एक 10,000 हो गया, ये 10 से 10 कट गया, 1000 kg पर मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि which one of the following pair is incorrectly matched, इनमें से कौन सा पेयर है जो इनकरेक्टली मैच्ड है आपका। वाल्व से रिलेटेड दिया है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, तो वाल्व जो एयर वाल्व होता है वो अगर पाइपलाइन में आपका कोई एयर चली गई है तो वो सबसे ऊपरी पॉइंट पर लगाया जाता है पाइपलाइन के, जिससे क्या होता है एयर आपकी रिलीज हो जाती है। तो एक्यूमुलेट ऑफ एयर को निकालने के लिए स्कोर वाल्व क्या होता है कि पाइपलाइन के सबसे निचले सिरे पर लगाया जाता है, जो चीजें उसमें से जो है सेडिमेंटेट हुई है, मतलब जो है जो चीजें तली पर बैठ गई हैं उसको निकालने के लिए पाइपलाइन में, ठीक है, जिससे वो अवरोध ना उत्पन्न करें, तो उसके लिए स्कोर वाल्व लगाया जाता है। तो ड्रेन इम्पटी पाइपलाइन सेक्शन, ठीक है, इम्पटी करने के लिए। फिर चेक वाल्व क्या होता है, चेक वाल्व ऐसा वाल्व होता है जो केवल मतलब एक डायरेक्शन में जाने को, फ्लो को जो है एक डायरेक्शन में जाने देता है, दूसरे वापस उस डायरेक्शन में नहीं आने देता है, ठीक है। तो इसे आप रिफ्लक्स वाल्व भी कहते हैं, चेक वाल्व या रिफ्लक्स वाल्व। क्या होता है कि फ्लो को एक ही दिशा में जाने देता है, वापस नहीं आने देता, ठीक है। तो चेक द वाटर फ्लो इन पाइपलाइन इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है इसमें, आप इसका क्या यूज होता है कि केवल फ्लो को एक ही डायरेक्शन में जाने देता है, ठीक। अगला आपका सर्ज टू कंट्रोल वाटर हैमर, सर्ज टैंक आपने टरबाइन में लगाया जाता है, जो उसका पेन स्टॉक होता है उसमें। तो ये चीज होता है कि पाइपलाइन में आपको सर्ज टैंक किस लिए लगाया जाता है, वाटर हैमर को कंट्रोल करने के लिए। अब अगला बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ फ्लूइड एक्सीलरेशन इज, आपको पता है यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, किसी भी समय वेलोसिटी हमेशा हर जगह पर जो है बराबर होती है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, उस टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी यहाँ पे सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाएगा
0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक कोई एरिया है, सर्कुलर एरिया, यहां पे कोई गोले की बात नहीं कर रही है, 3D की कोई एरिया है आपका, सर्कुलर एरिया है। इसमें किसी कोई एक्सिस ऐसा जिसका जो है क्या है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, आई एक्स एक्स दिया है, ठीक। ये केवल एरिया की बात कर रहा है, तो इसके कोई परपेंडिकुलर एक्सिस ले लीजिए आप। मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर ये हो गई, ये आई जेड जेड है, आई जेड जेड दिया है। तो पूछा है दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा। तो आप जानते हैं जो सर्कुलर एरिया है तो उसमें आप किसी भी एक्सिस पर ले लीजिए आप, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। क्या हो जाएगा तब इसका आंसर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई जेड जेड, ठीक। अब अगला बात करते हैं हम, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर एरिया है, कोई सॉलिड नहीं है आपका, 3D नहीं 2D की बात हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी जगह पर आप लेंगे इक्वल होगा हर जगह पर, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इक्वल होगा। अब बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM की बात कर रही है, मॉड्यूलर रेशियो फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट दी है, उसके लिए आपको मॉड्यूलर रेशियो ज्ञात करना है। सिग्मा CVC की वैल्यू दी है, कितना दी है, 8.5 मेगापास्कल, 8.5 मेगापास्कल। तो आपको पता है मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, 280/3 सिग्मा CVC, 280/3 इंटू 8.5 कितना हो जाएगा, 280/3 इंटू 8.5, 10.98। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी M25 ग्रेड के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ई आपका होता है 5000 √FC के 5000 √25 कर दीजिए, M25 के लिए पूछा है तो 25,000 क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला बात करते हैं, एक पैन इवेपोरेशन से आया था क्वेश्चन पिछली बार, पैन दिया था, उसकी साइज दी थी, तो पूछा है कि उससे इवेपोरेशन क्या होगा आपका। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़िए पहले एक बार अच्छे से। आपका दिया है कैनाल, एन इरिगेशन कैनाल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग, कैनाल है आपका, उसकी लंबाई 80 किलोमीटर है, ठीक है। और इफ इट हैज एन एवरेज सरफेस विड्थ, आपकी विड्थ दी है कितना, 12 मीटर सरफेस विड्थ दिया है। इफ द इवेपोरेशन ऑफ क्लास A पैन इज 5 mm पर डे, इवेपोरेशन दिया है आपका 5 mm पर डे, प्रतिदिन कितना है इवेपोरेशन 5 mm। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन अ मंथ, आपको ज्ञात करना है कि कितना जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेट हुआ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेट हुआ कितना, 30 दिन में, कितना इवेपोरेट हुआ 30 दिन में। अगर आपका जो कॉफिशिएंट दिया है पेन कॉफिशिएंट 0.7, ठीक है। तो हमने आपसे बात किया था जो इवेपोरेट होता है इवेपोरेशन, वो क्या हो जाता है, ये आपका EP दिया है, ठीक है। तो इवेपोरेशन आपको ज्ञात करना है कितने दिन में, जो है 30 दिनों में कितना इवेपोरेट हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक दिन में कितना इवेपोरेट होता है, तो 0.7 K इंटू क्या होता है फॉर्मूला, K इंटू ये आपका इवेपोरेट ट्रांसपिरेशन कितना हुआ, कितना इवेपोरेट हुआ आपका, ठीक। एक दिन में कितना इवेपोरेट हो रहा है, तो इससे आपका पैन इवेपोरेशन आपका निकल के आएगा एक दिन का कितना, 0.7 इंटू 5 mm पर डे, तो क्या हो जाएगा 3.5 mm पर डे आपका क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो बात किया 30 दिन का, तो कितना हो जाएगा 3 डेज के लिए 30 इंटू 3.5 mm पर डे, कितना हो जाएगा 30 इंटू 3.5 करिए, 105 mm। ये आपका mm, ये आपका 0.105 मीटर में आ गया। ये पूछा किस में आपका, घन मीटर में पूछा है, यानी आपका जो कैनाल है उसके एरिया से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना इवेपोरेट होगा, 0.1505 इंटू 80 किलोमीटर लॉन्ग है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा, इंटू 15 मीटर, तो क्या हो जाएगा
0.105 इंटू 80,000 इंटू 15 126,000 मीटर क्यूब, इतना आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए 1 आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही आपका सही है। अब अगला बात करते हैं क्वेश्चन की। पूछा है इसमें कौन सा टेंशन फेल्योर नहीं है, टेंशन मेंबर का फेल्योर नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया है लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग आप जानते हैं किसका होता है? कंप्रेशन मेंबर का फेल्योर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? लोकल बकलिंग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेड मोड ऑफ फेल्योर इन टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर में कौन सा फेल्योर नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? लोकल बकलिंग। ठीक है, एक सर्कुलर शाफ्ट है। अगला क्वेश्चन, एक सर्कुलर शाफ्ट है, इसका डाया आपको दिया है डी मतलब डी दिया है आपका। ठीक है, और सब्जेक्टेड टू टॉर्क टी, टॉर्क जो आपका दिया है वो टी दिया है, टॉर्क टी दिया है, एंड बेंडिंग मोमेंट आपको दिया है एम। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस आपका क्या होता है? T अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल लीजिए। टाउ मैक्स क्या हो जाएगा? T इंटू डी बाई 2 अपॉन पाई डी की पावर 4 अपॉन 32। जे क्या होता है? पोलर जो है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ मैक्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब। ऐसे आप m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई से बेंडिंग स्ट्रेस जो मैक्सिमम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? m इंटू वाई आपका डी बाई 2 हो जाएगा, और i क्या हो जाएगा? पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। तो क्या हो जाएगा? 32 m अपॉन पाई डी क्यूब। अब रेशियो किसका पूछा है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी टाउ मैक्स अपॉन सिग्मा बी मैक्स बेंडिंग स्ट्रेस। तो 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब इंटू पाई डी क्यूब अपॉन 32 m क्या हो जाएगा? टी बाई 2m। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो आपकी डिफॉर्म बार यूज की गई है किसमें? डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड। हाँ, जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है किसकी? डिफॉर्म्ड बार की। अगर आपका नॉर्मल बार यूज किया जाएगा उसके रिस्पेक्ट में अगर आप डिफॉर्म बार यूज करते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस जो आपका टाउ बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बीडी होता है आपका, वो कितना परसेंट इंक्रीज किया जाएगा? अगर आप डिफॉर्म बार यूज करते हैं तो टाउ बीडी आपका जो हो जाएगा वो 60% इंक्रीज कर जाता है। अगर यही आप कंप्रेशन में यूज करते हैं तो कितना? 25% इंक्रीज कर जाता है बॉन्ड स्ट्रेस का मान। ठीक, अगला बात करते हैं। Which of the following waste water treatment unit is organic matter destroyed and stabilized by anaerobic bacteria? इसमें से कौन सा ऐसा जो है टैंक है या वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है जो आपका जो है ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय भी करती है और स्टेबलाइज भी करती है, वो भी एनाएरोबिक कंडीशन में। तो सेप्टिक टैंक आप जानते हैं ना, वो सेप्टिक टैंक जो होता है आपका वो क्या होता है कि स्टेबलाइजेशन भी करता है आपका और थोड़ा ट्रीटमेंट भी करता है। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेप्टिक टैंक में क्या होता है कि एनाएरोबिक कंडीशन में जो है आपका ट्रीटमेंट होता है, एनाएरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट है। तो आपका सेप्टिक टैंक इसमें सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ट्रिकलिंग फिल्टर एरोबिक है। सेडिमेंटेशन टैंक ये आपका क्या होता है? इससे जो है एरोबिक एनाएरोबिक से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये आपका केवल क्या होता है जो है अवसादन के काम आता है। ठीक, ऑक्सीडेशन पॉइंट आपका एरोबिक है। ठीक, एक क्वेश्चन है आपका एरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल कंपोजिटिंग प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया इज कॉल्ड। तो एक होता है इंदौर प्रोसेस, एक होता है बेंगलोर प्रोसेस, दो प्रोसेस होते हैं। तो इसमें से जो इंदौर प्रोसेस होता है आपका वो एरोबिक मेथड होता है। इंदौर प्रोसेस एरोबिक मेथड होता है और जो बेंगलोर मेथड होता है आपका क्या होता है? एनाएरोबिक मेथड। ठीक, तो देख लीजिएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही है। लिख देते हैं जो आपका बेंगलोर मेथड होता है ये होता है एनाएरोबिक। ठीक है, और बात करते हैं इंदौर मेथड की। इंदौर मेथड जो आपका होता है वो क्या होता है? एरोबिक।
ये दोनों इंडिया का है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंसी लिमिट करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट एट व्हिच द सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट। वह कौन सी मिनिमम लिमिट है जिस पर सॉइल अभी भी लिक्विड स्टेट में रहेगी, अगर उससे कम करेंगे तो आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो कैसा ग्रांडे का एक चार्ट है, आप देखिएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम होता है, ये होता है वाटर कंटेंट, ऐसा कुछ होता है। ये आपकी श्रिंकेज लिमिट होती है, ये प्लास्टिक लिमिट होती है, ये लिक्विड लिमिट होती है। इधर आपकी सॉइल, ठीक है, यहां पे आपका क्या होता है, सॉलिड में होती है, यहां पे आपकी प्लास्टिक, यहां सेमी सॉलिड। तो क्या होगा, कौन सी ऐसी लिमिट है, आप देखिएगा यहाँ पे लिक्विड स्टेट, यहां तक लिक्विड स्टेट रहेगा, इसके जिधर जैसे इधर आएगा क्या होगा, प्लास्टिक, इधर जाएगा लिक्विड, तो यही लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, लिक्विड लिमिट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। हाँ, एक आपका बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है आपका किसमें, सी वाटर में। बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है सी वाटर में, उसका 14% वॉल्यूम जो क्या है अबव द सी सरफेस, सी सरफेस से 14% वॉल्यूम आपका, क्या आपका सी सरफेस हो गया, बर्फ का टुकड़ा है, इसका 14% वॉल्यूम 0.14 वी ऊपर है, 0.86 वी आपका क्या है, नीचे है, 0.86 जो है वी आपका नीचे है। तो क्या कह रहा था, स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर, जो स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर है कितना है, 10,400 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपको जो आइसबर्ग का स्पेसिफिक वेट ज्ञात करना है, आइसबर्ग का कितना होगा, तो एक फॉर्मूला आप यहां पे लिख लीजिए, v डैश अपॉन v इक्वल टू एस बी अपॉन एस एल, ठीक है। ये क्या होता है, b डैश होता है आपका डूबा हुआ आयतन, v होता है पूरे बॉडी का आयतन, एस बी का होता है बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस एल क्या होता है जिस लिक्विड में डूबा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बात करते हैं b डैश 0.86 v टोटल वॉल्यूम भी है, एस बी आपको निकालना है, एस एल आपका 10,400 है, इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा ऑप्शन आंसर, 0.86 इंटू 10,400 8944 न्यूटन पर मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। When the deposit of efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed area of brick, the presence of efflorescence is classified। आप मेरा लेक्चर पढ़े होंगे इरिगेशन एफिशिएंसीज, तो उसमें मैंने लीचिंग रिक्वायरमेंट बताया था, तो उसमें इस चीज का हमने जिक्र किया था। तो आपका अगर व्हाइट पैचेस का मान 10% से कम है, ठीक है, 10% से कम है तो क्या होगा, स्लाइट होगा। अगर 10 से 50 के बीच में है तो मॉडरेट होगा, और 50 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, सीवियर। तो कौन सा है, 10 से 50 के बीच में है तो कौन सा होगा, मॉडरेट। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्या है, स्टील का क्वेश्चन है, इसमें बात करते हैं आपका क्या पूछा गया है। एक डबल रिविटेड डबल कवर्ड बट ज्वाइंट दिया है। एक ज्वाइंट कैसा है आपका, ये आपकी प्लेट हो गई, ठीक है, इसमें डबल कवर प्लेट लगी हुई है और प्रत्येक कवर पॉइंट पे डबल डबल रिवेट लगे हुई हैं, ठीक है। डबल कवर डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट है आपका। एक ये हो गया। एक क्या दिया है कि वन रिवेट ऑफ अ सिंगल शेयर, क्या दिया, इन डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट द स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ पर आपका स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट क्या हो जाएगा, द रिवेट्स और पीडी दिया हुआ है, इसकी जो ज्वाइंट दी है आपकी पीडी दी है, पर पिच लेंथ पर आपका जो स्ट्रेंथ दिया है पीडी दिया है, और स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन सिंगल शेयर, आपका सिंगल शेयर में है कोई, ठीक है, रिवेट आपकी सिंगल शेयर में है ये रिवेट, तो इसकी स्ट्रेंथ आपकी दी है क्या, पीएस। तो इसमें संबंध बताना है, ठीक है। जब आप बात करते हैं शेयर जो है शेयरिंग
स्ट्रेंथ की, रिवेट की, तो पीएस होता है क्या, π/4 d स्क्वायर इंटू एफ एस, ठीक है। ये सिंगल शेयर के होता है, सिंगल शेयर। यहां पे देखिए डबल शेयर हो रहा है, ठीक है, एक शेयर यहां पे हो रहा है, एक शेयर यहां पे हो रहा है, डबल शेयर हो रहा है, यहाँ पे सिंगल शेयर हो रहा है, तो यहाँ के लिए पीएस आपका ये निकल जाएगा। यहाँ पे पीडी की बात करें अगर, तो डबल शेयर है तो पहले 2 से गुणा हो जाएगा, डबल रिपीटेड है 2 से और गुणा हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर हो जाएगा इंटू एफ एस। तो आप देखेंगे आप क्या, अगर आप पीडी अपॉन पीएस करिए तो क्या हो जाएगा, 4/1 आ जाएगा। तो यानी पीडी बराबर क्या हो जाएगा, 4PS। ऑप्शन कोई दिया है सर, हाँ 4th ऑप्शन आपका दिया है, तो सही हो जाएगा, ठीक, यही आपका रिलेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगला बात करेंगे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, धन्यवाद।